नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। धामी कैबिनेट ने राज्य खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब खेल विश्वविद्यालय के निर्माण की बड़ी अड़चन दूर हो गई है। बता दें कि राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक को सरकार ने गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान पारित किया था, लेकिन राजभवन ने इस विधेयक पर कुछ आपत्तियां लगाते हुए इसे लौटा दिया था। इसके बाद अब राजभवन की आपत्तियों को दूर करते हुए इस विधेयक के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने संशोधित खेल विश्वविद्यालय अधिनियम को कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूरी कैबिनेट का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश को मंजूरी मिलने से जल्द ही प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में विश्वविद्यालय की स्थापना का काम पूरा होगा। कैबिनेट में माननीय गवर्नर साहब की तरफ से जो विश्वविद्यालय एक्ट में विधानसभा से पारित होकर गवर्नर हाउस पहुंचा था, उसमें गवर्नर हाउस की तरफ से कुछ आपत्तियां लगकर वापस विधायी को पहुंचा था और विधायी में पहुंचने के बाद में फिर विभाग के पास पहुंचा और आज मुझे आपको बताते हुए बेहद खुश हो रहा है और काफ़ी बेहद खुशी है कि आज उस प्रस्ताव पर जैसे माननीय गवर्नर साहब के दिशा निर्देश थे, उसमें जो आपत्तियाँ थी उसका जो समाधान था, उसी अनुरूप जो है उसे अध्यादेश के रूप में विभाग ने प्रस्ताव बनाते हुए विधायी से उसे कराते हुए आज कैबिनेट के माध्यम से उसको अध्यादेश के रूप में जो है आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान करी है। निश्चित रूप से जो संशोधन उसमें किए गए थे उस संशोधन को स्वीकार करते हुए आज कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाने के बाद में शीघ्र गवर्नर हाउस जाएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द जो है संशोधित हमारा यूनिवर्सिटी एक्ट गवर्नर साहब की अपेक्षा के अनुरूप जो है जल्दी ही राजभवन से स्वीकृति मिलेगी और निश्चित रूप से खिलाड़ियों के हित में जो यूनिवर्सिटी एक्ट हम लोग बना रहे थे वो तो राज्यपाल द्वारा निकायों में ओबीसी आरक्षण के विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है, जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि आरक्षण के विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद है कि सरकार आरक्षण का रोस्टर भी आयोग को देगी और शीघ्र ही नगर निकाय के चुनाव होंगे। लेकिन लगता नहीं है कि सरकार शीघ्र ही नगर निकाय के चुनाव कराएगी, क्योंकि आरक्षण के आने में अभी समय है और सरकार के पाले में गेंद है। चुनाव कराना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। विधेयक को मंजूरी मिली है। आरक्षण का जो विधेयक गया था राजभवन, उसको मंजूरी राज्यपाल महोदय ने दिया। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही सरकार आरक्षण का रोस्टर भी आयोग को देगी, सरकार प्रस्तुत करेगी और ये उम्मीद करते हैं शीघ्र ही नगर निकाय के चुनाव होंगे। लेकिन लगता नहीं कि सरकार जल्दी नगर निकाय के चुनाव करेगी, क्योंकि आरक्षण के आने में भी अभी समय है। फिर उसके बाद आपत्तियाँ आएंगी, उसके बाद भयंकर ठंड का प्रकोप भी है, बोर्ड के पेपर भी हैं, तमाम तरह की नई घटनाएं होंगी। देखना है सरकार किस तरीके से कार्रवाई करती है, क्योंकि गेंद सरकार के पाले में चुनाव कराना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि सरकार जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही है, चुनाव टालते जा रही है। देखते हैं कब तक चुनाव कराती है। विधेयक तो हरिद्वार जिले की राजनीति में हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री करतार सिंह बड़ाना के बाद अब पूर्व कैबिनेट और सांसद रहे अवतार बड़ाना की भी एंट्री हो सकती है। आपको बता दें कि 17 दिसंबर को लक्सर में पूर्व कैबिनेट मंत्री अवतार सिंह बड़ाना एक अपने जन्मदिन पर बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें कई साधु संत और राजनीतिक लोग भी शामिल होंगे। बड़ाना ने कहा कि उनका उत्तराखंड से काफ़ी लगाव है। साथ ही कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ता तय करेंगे कि चुनाव कहाँ से लड़ना है। उनके इस कार्यक्रम से जाहिर होता दिखाई दे रहा है कि वो हरिद्वार की राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। मैंने इस बार फैसला किया है और कि मैं हरिद्वार देवभूमि में अपना जन्मदिन मनाने का निर्णय किया है। मुझे उम्मीद है कि देश के बहुत ही बड़े शंकराचार्य, महात्मा, सिद्ध महात्मा और देश के अनेकों स्टेटों के लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए आएंगे और
उस मौके पर मुझे बड़ी उम्मीद रहती है। सदैव मेरा हमेशा मेरी समाज ने, लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, संत महात्माओं ने बड़ा आशीर्वाद देकर मुझे ताकत देने के लिए, सदैव मुझे उम्मीद है कि इतने साधु संत और बड़े संत महात्माओं का और देश का के लोगों का एक बड़ा जमावड़ा होगा। मुझे आशीर्वाद देने के लिए इतने लोग उपस्थित होंगे, इसकी कोई ना कोई राजनीतिक कारण है ना कोई और कारण है। मैंने तो प्रदेश में ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के बाद अब शीतकालीन यात्रा को लेकर भी सरकार तमाम व्यवस्थाएं जुटा रही है, जिससे कि श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा पर भी आए और भगवान के शीतकालीन गद्दी स्थल पर पहुंचकर दर्शन पूजन कर सके। इसको लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया है और इसी के लिए तमाम व्यवस्थाओं को भी जुटाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व बीकेटीसी कार्य योजना पर काम कर रही है, जिससे शीतकालीन चारधाम यात्रा को गति मिलेगी। कि शीतकालीन यात्रा को लेकर के हमारे प्रदेश में पूर्व में भी प्रयास हुए हैं, लेकिन पहली बार के गंभीरता के साथ में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से शीतकालीन यात्रा को प्रयास किए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शीतकालीन यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी किया है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से जिस तत्परता के साथ में कार्य योजना तैयार की जा रही है शीतकालीन यात्रा को लेकर के, और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी, तो स्वाभाविक रूप से इससे जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको गति मिलेगी। और आप जानते हैं कि हमारे जो प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को और जो असीमित हमारे संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को पूरी तरीके से प्रदेश सरकार परीक्षण कर रही है, उस हिसाब से कार्य योजना अपनी तैयार कर रही है। निश्चित रूप से इससे हमारे जो शीतकालीन यात्रा है इसको गति मिलेगी और प्रदेश में के आर्थिकी में भी एक नया पहलू जुड़ेगा, रोजगार के नए संभावनाएं मिलेंगी और जो हमारे जो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में खास करके रोजगार को लेकर के कठिनाइयाँ रहती हैं। तो उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने शीतकालीन यात्रा की सफलता के लिए धामी सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयास राज्य की आर्थिकी के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि 12 मासा यात्रा को लेकर सरकार गंभीर प्रयास कर रही है और इसी के तहत यात्रियों को GMVN के होटलों में 25% रियायत, यात्रा मार्गों पर होटल, पार्किंग, खाने पीने और स्वास्थ्य आदि व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी राज्य की आर्थिकी एवं रोजगार को बढ़ाने के लिए लगातार अनेकों कार्य कर रहे हैं और राज्य की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाने वाली चारधाम यात्रा शीतकाल में भी उनके प्रवास स्थलों से उसका शुभारंभ हो, वहां पर यात्रा सुचारू हो, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा केदारनाथ के प्रवास स्थल ऊखीमठ से इसका विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ भी किया गया है और इसके प्रोत्साहन के लिए अब यमुनोत्री के खरसाली से, गंगोत्री के मुखवा से और बद्रीनाथ के ज्योतिर्मठ जोशीमठ से भी यात्रा का और तेज गति के साथ शुभारंभ हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रीगण इन यात्राओं में वहां पर शामिल होंगे, यात्रा को प्रोत्साहित करेंगे। तो रामनगर में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी और पूर्व सैनिक कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने वीर नारियों और पूर्व सैनिकों की बैठक की और बैठक में सचिव भुवन सिंह डंगवाल ने वीर नारियों और पूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुना, जिसमें से कुछ समस्याओं का त्वरित ही निवारण कर दिया गया। पूर्व सैनिकों के द्वारा कैंटीन में होने वाली समस्या को देखते हुए एक मांग पत्र जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रेषित कर अन्य विभागों में भेजने की कार्रवाई की गई। वहीं पूर्व सैनिकों द्वारा नई पेंशन नीति पर जिला सैनिक अधिकारी से सवाल किए गए, जिस पर जिला सैनिक अधिकारी द्वारा पेंशन टेबल प्रस्तुत की गई, जिस पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा अपने माध्यम से प्रत्येक पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया।
हमारे जिला सैनिक अधिकारी श्री रमेश अधिकारी हल्द्वानी पहुँचे थे। उस पर हमारी वीर नारियाँ और पूर्व सैनिकों के बीच में जो कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे कि पेंशन से लेकर के और अन्य जो समस्याएं हैं हमारे आश्रितों को लेकर के, उस पर आज कई मुद्दे थे, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा अपने कुछ तो सामने ही निस्तारण कर दिए गए और कुछ के लिए उनके द्वारा अभी आदेश दिए गए हैं जो कि जल्द ही पूरे करे जाएंगे। उसमें से खासतौर से जिन लोगों की पेंशन लिस्ट में स्पर्श के खाते में नहीं चढ़ी हैं उन पर बात की गई थी और उनके साथ में आई हुई टीम ICICI बैंक के श्री शिवम जी पहुंचे हुए थे, जिन्होंने अपने ICICI बैंक के अंदर जो अभी पेंशनरों को जो एक फ़ायदे दिए जा रहे हैं, जो पहले SBI बैंकों में जो कम प्राप्त हुए हैं, जैसे कि इंश्योरेंस जो होती है हम लोगों का, या जो पेंशन पे जो हम लोगों का बढ़ोतरी होता है, उन चीज़ों पे अपनी बातें रखी गई और उसी मुद्दे पे आज बैठक थी और इस माह की बैठक थी और उसी बैठक में माननीय रमेश अधिकारी जी द्वारा सभी के समस्याओं का निस्तारण किया। तो उत्तराखंड में कुछ दिनों पहले IAS अधिकारियों के शासन में फेरबदल किए गए थे। अब उत्तराखंड शासन ने 5 IPS अफसरों के दायित्वों में बदलाव का आदेश जारी कर दिया है। ADG अमित सिन्हा के पास अब केवल शासन में खेल विभाग की जिम्मेदारी रहेगी। राष्ट्रीय खेलों को देखते हुए उनसे CCTNS की जिम्मेदारी भी हटा दी गई है। राजीव स्वरूप को पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल की जिम्मेदारी दी गई है। उधर हरिद्वार जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने खानपुर ब्लॉक कार्यालय पहुंचकर रीप के तहत स्थापित सिंघाड़ा प्रोसेसिंग प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने सिंघाड़ा फसल उत्पादन और प्रोसेसिंग की प्रक्रिया का विस्तार से अध्ययन किया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि किसानों को प्रोसेसिंग प्लांट संचालन का प्रशिक्षण दिया जाए और सिंघाड़ा लोडिंग अनलोडिंग के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि खानपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सिंघाड़ा उत्पादन होता है, लेकिन किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाता। सामान्य सीजन में सिंघाड़ा 20 से 25 रुपए किलो बिकता है, जो मुख्य सीजन में घटकर 10 से 15 रुपए रह जाता है। प्रोसेसिंग प्लांट से सिंघाड़ा आटा बनाकर पैक किया जाएगा, जो 100 से 150 रुपए प्रति किलो बिकेगा। तो किसानों को न्यूनतम 35 रुपए प्रति किलो का रेट सुनिश्चित किया गया है, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी और समूह सदस्य उपस्थित रहे। खानपुर ब्लॉक में रीप के अंतर्गत सिंघाड़ा प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है, उसी का निरीक्षण करने हम आए थे यहाँ पे। और बेसिकली खानपुर इलाके में भारी पैमाने पे सिंघाड़े का उत्पादन होता है, लेकिन किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता। सामान्य सीजन में 20 से 25 रुपये सिंघाड़ा बिकता है और लीन सीजन जब होता है तो उस टाइम 10 से 15 रुपये बिकता है। किसानों को सही दाम मिल सके, क्योंकि मार्केट में आप लोग भी देखते हैं 100 रुपये 150 रुपये बिकता है। सही दाम मिल सके, इसके लिए ज़रूरी है कि सिंघाड़े को प्रोसेस करके पैक करके बेचा जाए, ताकि किसानों को भी सही दाम मिल सके। तो इसलिए यहाँ पर ये प्लांट लगाया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पे लगभग 35 किसान और 200 बीघे ज़मीन में 6000 सिंघाड़ा प्रतिवर्ष 6000 क्विंटल सिंघाड़ा प्रतिवर्ष पैदा करते हैं, जो जैसा कि मैंने पहले बताया सही दामों पर नहीं बिक पा रहा है। तो प्रदेश सरकार की एयर एम्बुलेंस सेवा पहाड़ी जनपदों के लिए वरदान साबित हो रही है। ये सेवा यहाँ के मरीजों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। चमोली जनपद के जिला मुख्यालय गोपेश्वर स्थित जिला अस्पताल में गंभीर रूप से घायल भर्ती मरीज यशवंत को एयर एम्बुलेंस के जरिए एम्स ऋषिकेश भेजा गया है, जहां डॉक्टरों ने यशवंत का उपचार शुरू कर दिया है। बता दें कि मरीज की स्थिति गंभीर देखते हुए सड़क मार्ग द्वारा समय से हायर सेंटर न पहुंचता देख परिजनों ने चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी से एयर एम्बुलेंस मुहैया करवाने का अनुरोध किया। डीएम के द्वारा जिला अस्पताल के डॉक्टरों से मरीज के संबंध में जानकारी लेने के बाद गोपेश्वर खेल मैदान में एयर एम्बुलेंस मंगवाई गई, जहां से मरीज यशवंत को उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश भेज दिया गया। तो राजस्व विभाग और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने सिडकुल क्षेत्र में खनन सामग्री के अवैध भंडारणों पर छापेमारी की। इस दौरान क्षेत्र में संचालित 5 अवैध भंडारणों के खिलाफ संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। बता दें कि अवैध खनन और अवैध भंडारणों की शिकायतों के चलते जिलाधिकारी के निर्देशानुसार ये छापेमारी की गई। इस छापेमारी में खान निरीक्षक मनीष सिंह परिहार और सर्वेक्षक विवेक कुमार समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध गतिविधियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और ऐसी कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी।
तो अगली खबर देहरादून से है, जहां देहात क्षेत्र मांडूवाला में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान घायल बदमाश से मोटरसाइकिल, 280 व 315 बोर का देसी तमंचा, खोखा, कारतूस बरामद हुए। वहीं एसएसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। तो घायल बदमाश पर गैंगस्टर सहित 14 संगीन अपराध दर्ज है। तो पुलिस और बदमाश के बीच में ये मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बदमाश के पास से मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस भी बरामद किया है। तो मुठभेड़ में घायल बदमाश का इलाज भी जारी है। अवैध हथियार और बाइक भी बदमाश के पास से पुलिस ने बरामद की है। तो देहरादून में पुलिस और बदमाश के बीच में ये मुठभेड़ हुई। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। गर्मी की तपिश से राहत पाने वाले अब सर्द हवाओं की चपेट में आ गए हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कोहरे और ठंडी हवाओं ने लोगों की दिनचर्या को बदल दिया है। दरअसल लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते अब मैदानी इलाकों में भी ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और लोग ठंड से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। तो गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा यहां पर लोगों की तरफ से लिया जा रहा है। क्योंकि अभी विंटर्स शुरू हो गए हैं, तो सर्दियों में जो हमें स्पेशली ध्यान रखना है, अपने बच्चों को गर्म कपड़े टाइम से पहना के रखें, कैप ऐप लगा के रखें, ड्राई फ्रूट्स दें बच्चों को, मॉर्निंग में बादाम हो गया या फिर अखरोट, ये सब चीज़ें। और भारी चीज़ें ना खाएं। भारी चीज़ें बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होती हैं, तो जैसे छोले, राजमा, उड़द, ये सब चीज़ें बच्चों को भी नहीं दें और बड़ों को भी थोड़ा हल्का डाइट, क्योंकि जब हमेशा वेदर चेंज होता है तो बॉडी भी उसको एब्जॉर्ब करने में या फिर एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लेती है। और यही चीज़ें हमें ओल्ड एज के साथ भी है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, तो हाइपरटेंशन के मरीजों को भी सबसे ज़्यादा ध्यान विंटर्स में ही रखना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर एकदम से कई बार बढ़ता घटता है सब जब मौसम बदलता है या ज़्यादा जाड़ों में, तो उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, जैसा कि सब लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है और एक वनों का भी यहाँ पर एक अत्यधिक मात्रा में होने के कारण यहाँ ठंड और क्षेत्रों के मुकाबले ज़्यादा रहती है। आपने देखा कि पिछले 1-2 दिनों में बर्फबारी भी यहाँ पे शुरू हो गई है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में। और तराई के क्षेत्र में भी एक बारिश, परसों आपने देखा कि परसों बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से ठंड भी बढ़ गई है। ठंड बढ़ने की वजह से चाय भी बढ़ गई है, और चाय बढ़ गई है तो उसके साथ साथ लोगों को एहतियात भी बरतना पड़ेगा। सुबह शाम निकलेंगे, ठंड में अपने कपड़ा भी लेना जरूरी है, जैकेट भी खरीदना जरूरी है। और ठंड में जितना कम से कम हो सके सुबह शाम कम निकलें, दोपहर को जब धूप हो तब ज़्यादा निकलें। और ठंड तो बढ़ी गई है, उसका सभी को ध्यान रखना ही पड़ेगा। गर्मियों की सब यादें रह गई हैं, पहाड़ों में बर्फ गिर गई है, लोग यहाँ चाय के लिए लाइन लगा बैठे हैं। गर्मियों में ठीक रहती है, लेकिन जाड़ों के हिसाब से जाड़ों में सबसे ज्यादा रहती है। रात दिन में आए हो, रात में आते तो बहुत ज्यादा भीड़ मिलती है आपको। 1/4 जब मैं घर से निकला तो देखा मैंने बाहर निकल के कि मेरे से ज़्यादा आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा खासा कोहरे ने अपना सफ़ेदी पूरी ढक रखी है और आगे तक का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा कोहरा आ चुका है काशीपुर की सड़कों पर। वैसे बहुत टाइम बाद देखने को मिल रहा है ऐसा, और मज़ा भी आ रहा है, अच्छा भी। उधर पौड़ी जिले में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल दिल्ली से वापस लौटते समय एक कार सतपुली इलाके के समीप गहरी खाई में गिर गई। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ ने शवों को गहरी खाई से बाहर निकाला। दरअसल ये सड़क हादसा यमकेश्वर विधानसभा विकासखंड द्वारीखाल के अंतर्गत किन्सुर मोटर मार्ग पर ग्राम कौंदा के नजदीक हुआ, जहां एक परिवार की कार गहरी खाई में जा गिरी। वहीं इस हादसे के दौरान कार में 3 लोग सवार थे। यह हादसा इतना भयानक था कि पति पत्नी व बेटे सहित तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। उधर गरुड़ तहसील के अंतर्गत अंग्यारी महादेव मंदिर के महाराज अलक मुनि की हत्या का खुलासा करते हुए बागेश्वर पुलिस ने मृतक महाराज के सेवक और वारदात में शामिल चमोली जिले के एक वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
तो एसपी चंद्रशेखर घोड़के का कहना है कि कबूलनामे में आरोपी सेवक बाबा के बयानों के आधार पर घटना के दिन मृतक महाराज और उसके सेवक ने एक साथ मदिरापान किया था। मदिरापान के बाद दोनों में बहस हुई और बहसबाजी में सेवक का धक्का महाराज को लगने के कारण महाराज नीचे गिर गए। घबराहट में घायल महाराज को छोड़कर सेवक फरार हो गया। समय पर उचित उपचार न मिलने से महाराज की मौत हो गई। तो पुलिस की जांच अनुसार आरोपी सेवक बाबा दिल्ली का निवासी है। 6 महीने पहले बद्रीनाथ से मृतक बाबा के संपर्क में आया था। आरोपी बाबा बनने से पहले दिल्ली में मजदूरी करता था। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो तथ्य सामने आए थे उसी के आधार पर अपराध संख्या 4/24 इसमें पिंगलो रेवन्यू क्षेत्र में दाखिल किया गया था, जिसकी विवेचना थाना बैजनाथ को ट्रांसफर हुई थी। नियमित पुलिस को ट्रांसफर होने के उपरांत एसओ बैजनाथ इसकी विवेचना कर रहे थे। इसमें जो तथ्य सामने आए थे, जो संदेह भी जताया था लोगों द्वारा भी और इनिशियल पूछताछ में भी हमने 2 लोगों का सामने आया था कि ये 2 लोग आखिरी टाइम पे बाबा जी के साथ थे। इसमें एक अर्जुन गिरी और एक दूसरा ड्राइवर जो था हरेंद्र सिंह रावत। अर्जुन गिरी बाबा जी के चेले भी रहे। तो इन दोनों के द्वारा जो इनमें से एक हरेंद्र सिंह रावत द्वारा पहले पूछता। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।